बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम कम्युनिटी मेडिसिन की ओएसपी को रिवाइज करने वाले हैं। कम्युनिटी मेडिसिन की ओएसपी के लिए आपने दो चीज़ें पढ़नी है मेनली, एक ये पीडीएफ और दूसरा एक्सेल से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं। तो हम इन्हीं दो चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं पीडीएफ से, जो कि पास्ट ओएसपी की है। सबसे पहले क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर सबसे नीचे वाला जो है बेस वाला जो ट्रायंगल की, वो है फर्स्ट लेवल केयर, जहाँ पे आप इसको कह सकते हैं प्राइमरी। जिससे ऊपर वाला होगा सेकेंडरी और उससे ऊपर होगा टर्शियरी लेवल केयर। तो जो प्राइमरी है उसको फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी कहते हैं, जो सेकेंडरी है उसको फर्स्ट लेवल रेफरल फैसिलिटी कहते हैं, और जो टर्शियरी है उसको हायर लेवल कहते हैं। और इस डायग्राम को हायरार्की ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। अब कौन कौन सी सर्विसेज होती है, लाइक प्राइमरी लेवल पे क्या क्या हो सकती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर बेसिक हेल्थ यूनिट आ जाता है, ओके, और रूरल हेल्थ सेंटर आ जाता है। सेकेंडरी के अंदर तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जबकि टर्शियरी के अंदर टीचिंग हॉस्पिटल आ जाती है, ओके, जो कि हायर लेवल केयर है। इसके बाद एनी फर्स्ट लेवल केयर फैसिलिटी। अच्छा, इस डायग्राम का नाम है हायरार्की ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो जो फर्स्ट लेवल केयर या जो प्राइमरी लेवल पे जो फैसिलिटीज़ होती है, पहले आपने बताने हैं कौन कौन सी और कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक हेल्थ यूनिट BHU, RHC, डिस्पेंसरी MCH आ जाता है, और हॉस्पिटल्स की OPD आती है। जबकि इनकी सर्विसेज पढ़ लेते हैं। इनकी सर्विसेज को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। क्यूरेटिव के अंदर आप ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट को मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। प्रिवेंटिव के अंदर इम्यूनाइजेशन है, जिसको वैक्सीनेशन कहते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग आ जाएगी, जो कि आप ग्रोथ चार्ट से करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, पर्सनल हाइजीन और फैमिली प्लानिंग है। जो इम्यूनाइजेशन और फैमिली प्लानिंग, ये हर एक लेवल पे की जाती है, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी लेवल हो। इसके बाद इंसेक्ट है। तो ये जो इंसेक्ट है ये एडिस एजिप्टाई है, ओके, ठीक है। तो इस मॉस्क्यूटो का नाम है, ये मॉस्क्यूटो है, एडिस एजिप्टाई है। और इसके जो डिजीज़ होते हैं, येलो फीवर, डेंगी हेमरेजिक फीवर, मेनली ये तीन इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। इसके बाद वंस अगेन ये स्पेसिमन आ गया है। तो स्पेसिमन क्या है, मॉस्क्यूटो है, एडिस एजिप्टाई है। इसके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि टाइगर बैंड मॉस्क्यूटो होता है, और ब्लैक और वाइट मार्किंग कह रहा हूँ, मार्किंग होती है। ब्लैक बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स होते हैं। डिजीज़ वंस अगेन डेंगी फीवर, येलो फीवर, और बाकी हम डिजीज़ पढ़ेंगे एक्सेल से। इसके बाद इस वैक्सीन आई हुई है। तो वैक्सीन के अंदर रेबीज़ की वैक्सीन है। इसकी पोस्ट एक्सपोजर डोज और शेड्यूल बहुत इजी है। एक जब काटेगा कुत्ता उसका लगेगी तो वो 0 होगा। फिर आपने 3 को रट्टा मारना है, फिर डबल करते रहना है। 0 3 को डबल करो तो 6 बनता है, तो 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और इसकी बूस्टर डोज 90 डेज पे लगाई जाती है। और इसकी पोस्ट एक्सपोजर डोज 1 मिलीलीटर होती है, इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है। अब इसकी टाइप ऑफ वैक्सीन तो ह्यूमन डक एम्ब्रियो वैक्सीन वगैरह, और इसके अलावा नर्वस टिश्यू वैक्सीन, इसको आपने याद रख लेना है। फिर इसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये आपको ऑलरेडी आते हैं, मीन मीडियन मोड वगैरह, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। BMI है तो BMI भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर वेट का आपको पता होना चाहिए। अंडर वेट क्या होता है, 18.5 से नीचे, 18.5 से लेकर 24.5 तक या 24.9 कहना चाहिए, तो वो होता है नॉर्मल रेंज। जो प्री ओबीज होता है वो प्री ओबीज क्या होता है, अच्छा, 25 से ऊपर जो होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ओवर वेट होते हैं। तो जो प्री ओबीज होता है ये 25 से लेकर 29.9 होता है, और जो 30 या 30 से अबव होते हैं, मेनली 34.9 तक जाते हैं, तो वो क्लास 1 है। क्लास 2 वाला 39.9 तक जाएगा, और जो क्लास 3 है जिसको मॉर्बिड ओबीज कहते हैं, 40 से ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो आप इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब एक डायग्राम आ गई है। अब इस डायग्राम के अंदर दो ट्रीटमेंट दिखाया गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें आपको स्लज डाइजेस्टर नज़र आ रहा होगा, आखिर में शुरू में स्क्रीन नज़र आ रहा होगा, सैवेज आ रहा होगा उसमें। तो ये डायग्राम का नाम है सीवेज या सैवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसके अंदर ए और बी के अंदर कौन से प्रोसेस है, ए के अंदर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और बी के अंदर फाइनल सेडिमेंटेशन टैंक है, ओके। इसके बाद ए के क्या फ़ायदे होते हैं, नंबर 1 प्यूरिफिकेशन सबसे ज़्यादा इससे में होती है, सेडिमेंटेशन के ज़रिए, ओके। और नंबर 2 30 to 40% रिडक्शन, तो प्यूरिफिकेशन और रिडक्शन इन कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। तो इसके अंदर आपने पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है जो कि 28 के बाद होती है, तो उसका फार्मूला रट्टा मार लो, नंबर ऑफ डेथ ऑफ पोस्ट न्यूनेट मल्टीप्लाई 1K और टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ।
नेक्स्ट है फूड हैंडलर्स। तो अपने फूड हैंडलर्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो फूड बॉर्न इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। तो आपने हेल्थ एजुकेशन देनी है। नंबर वन, क्लीन हैबिट्स के बारे में। पर्सनल हाइजीन के अंदर नेल कटिंग आ सकती है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग आ जाएगी, और जो इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं उनको आपने लादा कर लेना है फूड हैंडलिंग से, लाइक टाइफाइड से और कॉलरा वाले से अगर वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, आपने मालूम करना है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। तो पहले आपने ग्रोथ रेट मालूम करना है। तो ग्रोथ रेट का फार्मूला क्या होता है? ग्रोथ रेट का फार्मूला होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ओवर नेट माइग्रेशन रेट वगैरह, और 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने फार्मूला देख लेना है, परसेंटेज के फॉर्म में होता है। और जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है इसका फार्मूला है 70 ओवर ग्रोथ रेट। तो आपको ईयर्स में आपको फार्मूला मिल जाएगा, सॉरी आंसर मिल जाएगा। इसके बाद डेस्क दिखाएगा, तो कौन से डेस्क प्रेफर्ड होते हैं? तो जो माइनस वाले अच्छे होते हैं, एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं ये। और अगर प्लस वाले यूज़ करें तो क्या क्या हो सकते हैं? तो लो बैक पेन हो सकती है, ओके, पेन इन द बैक ऑफ नेक हो सकता है, और नंबर 3 काइफोस्कोलियोसिस है। सॉरी। अब इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एपिडेमियोलॉजी ट्रायड है, और एपिडेमियोलॉजी ट्रायड में आपसे किसी का भी पूछ लेंगे, लाइक कोविड का, पोलियो का, लेकिन यहाँ पे स्केबीज है। तो स्केबीज का होस्ट एजेंट इन्वायरमेंट आपने पता लगाना है। होस्ट हमेशा ह्यूमन होगा, एजेंट इसका वही जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इच माइट, जिसको आप सार्कोप्टी स्केबी कहते हैं, और इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा ट्रांसमिशन, क्लोज कॉन्टैक्ट से अनहाइजीनिक कंडीशन है। नेक्स्ट है, एक बड़ी सी डायग्राम है, ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है। तो इसमें 1 2 3 पे क्या प्रिवेंशन है? 1 पे हमेशा प्राइमरी होती है, 2 पे सेकेंडरी, और 3rd पे टर्शियरी होती है, और 4 5 6 क्या है? प्राइमरी के अंदर होता है हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जबकि सेकेंडरी के अंदर अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, और 3rd के अंदर डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहैबिलिटेशन आ जाएगा। ओके, इसके बाद है कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, जिनके अंदर हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 4 क्राइटेरिया जो कि फुलफिल करने हैं। तो इसका निमोनिक होता है, एक टी है, एसएससी, टीएससी से रट्टा मार सकते हो। ओके, तो टी से टेम्पोरल एसोसिएशन, एस से स्ट्रेंथ और स्पेसिफिसिटी, 2 सी से कंसिस्टेंसी और कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन है। नेक्स्ट, एक आपने बताना है कि टीबी को आपने किस तरह से प्रिवेंट करना है, उसके ट्रांसमिशन को। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में डिजीज़ नहीं होगा, तो या फिर आपने डिजीज़ को फैलने नहीं दिया। तो प्राइमरी के अंदर ये कहना है कि अपने माउथ को कवर करे वाइल कफिंग और स्नीजिंग, और प्राइमरी के अंदर बीसीजी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, और अगर वैक्सीनेशन हो गया तो मॉन्टेक्स टेस्ट होना चाहिए। सेकेंडरी के अंदर पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन होनी चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। तो पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन होती है? तो ये होती है हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, और उसका जो स्टोरेज टेम्परेचर है -20 को रट्टा मार लेना है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जिसमें रिमेनिंग 1/3 ऑफ द कम्युनिटी इंजॉय करती है। अगर 2/3 की इम्यूनाइजेशन हो जाए, यानी 2/3 की इम्यूनाइजेशन हो जाए किसी डिजीज़ से, तो 1/3 की भी प्रोटेक्शन हो जाती है, तो इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और इसके अंदर 66% होता है। नेक्स्ट है, वैक्सीन को पहचानना है। मीजल्स की वैक्सीन है एमआर। तो एमआर को रट्टा मार लेना कि ये 9th मंथ में दी जाती है, ओके, और इसके अलावा 15 मंथ्स पे भी दी जाती है। 0.5 ml होता है, सबकुटेनियस होता है, लेफ्ट डेल्टॉइड में दी जाती है, ओके, ठीक हो गया। 15 मंथ वगैरह में दी जाती है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर डायरिया हो सकता है इसकी वजह से, निमोनिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, फिब्राइल कन्वल्जन हो सकती है। नेक्स्ट है कोल्ड चेन वाला। अब इस पे कुछ वैक्सीन बनी हुई है, मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन पोलियो, मीजल्स है, ओके। और कौन-कौन सी वैक्सीन आप मेनली करते होते हो? तो टाइफाइड को रट्टा मार लो, डीपीटी, डीटी, उसमें टेटनस, टॉक्साइड वगैरह आ जाएगा। अब सेट नंबर 2 की तरफ चलती है। अगर कुत्ते ने काट लिया रेबीज़ के लिए, तो नर्वस टिश्यू वैक्सीन, डक एम्ब्रियो वैक्सीन और ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन यूज़ होती है। मैनेजमेंट क्या होती है? स्टेप्स क्या होते हैं? नंबर 1 इम्यूनाइज़ेशन है, एक्टिव और पैसिव दोनों करते हैं। नंबर 2 वुंड टॉयलेट होगा। नंबर 3 एंटी टेटनस इम्यूनाइज़ेशन है, जो कि पैसिव के अंदर आ जाती है। एंटीबायोटिक और वुंड को आपने सुचर नहीं करना, ओके। इसके बाद ग्राफ को आइडेंटिफाई करना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन, मोड आ जाती है। और इस ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बेल शेप होता है, स्मूथ होता है, सिमेट्रिकल होता है, नेवर टचेस द बेस लाइन है। शेप इसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करती है, और मोस्ट ऑफ द वैल्यूज लाइज इन द 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट, एक वो बताया हुआ है कि नेम 2 बायस इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ बीपी। तो एक ऑब्जर्वर बायस और एक मेजरमेंट के, बीपी को देखने में मसला आ सकता है कि आपने गलत बता दिया, या मेजर करने में मसला आ सकता है। फिर फॉर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर स्ट्रेस आ सकता है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, साल्ट इनटेक, अल्कोहल अब्यूज़, सैचुरेटेड फैट और लो फाइबर इनटेक, यानी हाइपरटेंशन के आपको ऑलरेडी रिस्क फैक्टर पता है जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट है, और मोर्टेलिटी के अंदर आप टोटल लाइव बर्थ ले लेते हैं और 1000 से वगैरह से मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना है आपने।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज, तो ये कौन से टाइप का डाटा है, ग्रुप डाटा है, ग्रुप बना के दिया हुआ है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है 30 से लेकर 40 में, तो 7 ओवर डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है कि बीसीजी वैक्सीनेशन दी हुई है। ओके, तो बीसीजी है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। व्हाट इज़ द डोज, तो डोज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन पे, अगर वो 1 मंथ से ज़्यादा का है तो 1 ml होती है, वरना 0.5 ml वगैरह होती है। ठीक हो गया, तो हम आगे चलते हैं। नहीं, 0.1 ml और 0.05 ml इन दोनों को आप देख लेना। ओके, व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो एक्जिमा के अंदर हम नहीं दे सकते, हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया के अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन है, डर्मेटोसिस है, या कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, प्रेगनेंसी वगैरह। अब आपने जीएफआर मालूम करना है, जनरल फर्टिलिटी रेट, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ ओवर मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000 वगैरह आ जाएगा। आगे गाजरों के अंदर कौन सा होता है, विटामिन ए होता है, और इसकी वजह से ओकुलर के अंदर क्या क्या आ सकता है, ओकुलर के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस आ सकती है, कंजक्टिवल जीरोसिस आ सकती है, कॉर्नियल जीरोसिस आ सकती है, बाइटोट स्पॉट और केराटोमलेशिया। एक्स्ट्रा ओकुलर के अंदर हाइपर केराटोसिस, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ग्रोथ रिटार्डेशन और रेस्पिरेटरी इंटेस्टिनल इन्फेक्शन आ सकती है। अब बॉडी बिल्डर है, हाइपरट्रॉफी वगैरह हुई हुई है। ओके, अच्छा, अगर बीएमआई ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, बीएमआई ज़्यादा मोटापे की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाइपरलिपिडीमिया, गॉल स्टोन और एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। जनरल फर्टिलिटी रेट मालूम करना है, आप कर लोगे मालूम। इसके बाद एक एक पूरे 2 स्टेप दिए हुए हैं। ओके, ए और बी वाला, तो ए के अंदर ऑर्थोटालुडीन सॉरी क्लोरेमीन की फॉर्मेशन है, बी के अंदर टूटती है, और सी के अंदर ब्रेक पॉइंट होता है क्लोरीनेशन का। ओके, और फ्री रेसिडुअल क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं, ऑर्थोटालुडीन। ओके, ऑर्थोटालुडीन आर्सेनाइड टेस्ट होता है और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट होता है, लेकिन आप पहले 2 को रट्टा मार सकते हो। इसके बाद मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसमें ये देख लेना, यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर 1 लाख होता है मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है कि एलुमाया यानी रिवर से मिक्स चैम्बर है, क्लीन वाटर स्टोरेज है। तो ये कौन सी डायग्राम है, ये फ्लो डायग्राम है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट की, जिसमें आपको सेडिमेंटेशन टैंक नजर आ रहा है दरमियान में, फ्लोकुलेशन चैम्बर। तो ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। अब वाटर बॉर्न डिजीज़ के नाम आपने सुनाने हैं, तो वायरस के अंदर एचआईवी है, एचआईवी नहीं होता, हेपेटाइटिस ए, ई, पोलियो, डायरिया वगैरह जो कि होता है रोटा वायरस की वजह से। बैक्टीरिया के अंदर टाइफाइड, पैराटाइफाइड, डिजेंट्री, कॉलरा, प्रोटोजोआ में मोइबियासिस, जियार्डियासिस, हेलमिंथीस में राउंड वार्म हाइड्रेटेड डिजीज़। ओके, अब एलैपिड्स के अर्ली सिम्पटम क्या होते हैं, एलैपिड न्यूरोटॉक्सिस से लेगा ना, तो आई से स्टार्ट करो, टॉस से ज़बान पे स्लर्ड स्पीच होगा, निगलने में मसला होगा, मस्कुलर वीकनेस और ड्राउजीनेस होगी। आगे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में क्या होता है, निमोनिक है राइट। ओके, राइट का मतलब रीअश्योर, इमोबलाइज, गो टू हॉस्पिटल और टेल द डॉक्टर अबाउट साइन सिम्टम। और इसमें आपने बाइट को वॉश करना है सोप वाटर से, इमोबलाइज करना है, एंटी विनम थेरेपी है, सपोर्ट एंड सिम्टोमेटिक मेजर्स है, बेड रेस्ट वगैरह, शॉक मैनेजमेंट है। अब प्री नेटल एडवाइस आपने क्या प्रोवाइड करनी है, तो प्री नेटल एडवाइस में आपने डाइट को बैलेंस रखना है टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेगनेंसी। पर्सनल हाइजीन के अंदर क्लीनलीनेस आ जाएगा, रेस्ट, स्लीप करे, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करे, लाइट एक्सरसाइज वगैरह करे, स्मोकिंग ना करे, अल्कोहल ना करे, सेक्सुअल इंटरकोर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे, ड्रग्स यूज़ ना करे, रेडिएशन का एक्सपोजर ना करे, और चाइल्ड की केयर करे। ठीक हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह। बाकी न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है 28 डेज तक होता है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम 70 ओवर ग्रोथ रेट 2.1 वगैरह। अब ज़्यादा डबलिंग टाइम की शॉर्ट डबलिंग टाइम का मतलब कम वक्त में पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इनएडिक्वेट हाउसिंग यूनिट हो सकती है, हेल्थ सर्विस की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, हाउस कम, हेल्थ कम, एजुकेशन कम। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। अब क्या एडवाइस करेगा डॉक्टर इम्यूनाइजेशन के बारे में, एक बच्चा आया है, ठीक हो गया, और अगर माँ में टीबी वगैरह है तो बच्चे में इम्यूनाइजेशन करेंगे, और ब्रेस्ट फीडिंग करवाते यानी ब्रेस्ट फीडिंग में क्या एडवाइस करेंगे कि पहले कीमोप्रोफाइलैक्सिस कराए। ओके, और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स करना चाहिए पर्सनल लेवल के ऊपर। तो इम्यूनाइजेशन में बीसीजी वैक्सीनेशन, ब्रेस्ट फीडिंग में कीमोप्रोफाइलैक्सिस और पर्सनल इन्फेक्टिव कंट्रोल मेजर्स आपने कर लेने हैं। अब ये वीवर शैनॉन कम्युनिकेशन वाला ग्राफ है। ओके, तो इसमें क्या 6 प्रिंसिपल होते हैं, इसका निमोनिक माइस से रट्टा मार सकते हो, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, क्रेडिबिलिटी। ओके, आगे इसको एक्साइट करना, रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बाय डूइंग, सेटिंग एन एग्जांपल, फीडबैक, लीडर्स वगैरह। नेक्स्ट है बीएमआई वाला, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज ओवर टोटल नंबर ऑफ ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट के, कितने कॉन्टैक्ट ने डिजीज बनाया और कितने कॉन्टैक्ट थे, और मल्टीप्लाई 100। ओके, अब सेकेंडरी अटैक रेट सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए और उन इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता जिसका प्राइमरी केस इन्फेक्टिव होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। गिव द स्टेप्स दैट वुड यू टेक टू मैनेज अ स्नेक बाइट। तो चलो पहले जनरल मेजर्स आ जाएगा, प्लीज़
स्पेसिफिक मैयर है, एंटीवीरल थेरेपी, एंटीबायोटिक, शॉक मैनेजमेंट वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती है। अभी पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, गिव द पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन, अब पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी वन स्टैंडर्ड डिविएशन में कितनी आ जाती है, 68% आ जाती है, 95.4 वाली 2 के अंदर आ जाती है, 99.7 वाली 3 के अंदर आ जाती है। अब इस आर्थ्रोपोड को आपने आइडेंटिफाई करना है, तो ये कौन सी होती है, ये थोड़ी सी आपको क्या नज़र आती है, ये हम कह सकते हैं ये आपकी है हार्ट टिक आपने पढ़नी है। ओके, हार्ट टिक सॉरी सॉफ्ट टिक वगैरह, ओके हार्ट टिक वगैरह भी आपने पढ़नी है। ठीक है, तो इससे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, टिक टाइफस वाला, वायरल इंसेफेलाइटिस। ओके, सॉफ्ट टिक से कौन कौन से डिजीज़, मेनली एक्यूट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर वाला। ठीक है, ये मेरे ख्याल से हार्ट टिक लग रही है मुझे, वैसे हार्ट टिक लग रही है क्योंकि ये ओवल है। इसके बाद 4 डेमोग्राफिक फीचर्स। ओके, तो ये ट्रायंगुलर शेप है, तो इसमें क्या होती है, पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन इज़ मोर, पॉपुलेशन में रैपिड ग्रोथ आ रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है, पॉपुलेशन मोमेंटम है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की क्या फेजेस होते हैं, तो 5 फेज़ है। फेज़ 1 और फेज़ 4 में हाई और लो स्टेशनरी है, 2 और 3 में अर्ली और लेट एक्सपांडिंग है, 5th में डिक्लाइनिंग फेज़ आ जाएगा। अब आइडेंटिफाई द 3 अरेंजमेंट, तो ये +0 वाला, ओके, और प्लस डेस्क ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं क्योंकि ये आगे बैक एक करवाती है, पेन इन द बैक ऑफ नेक, काइफोस्कोलियोसिस वगैरह, बैक स्प्रेन करवा देते हैं। आगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाला फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है, 100 से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, पॉपुलेशन वाला ठीक हो गया तो मालूम कर लोगे आप। तो ये मीन मीडियन मोड ये भी हम कर लेंगे। अब आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ दिखाया हुआ है, अब कौन से डिजीज़ होते हैं, सब क्लिनिकल, लेटेंट, कैरियर, एसिम्प्टोमेटिक वगैरह, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, मेंटल इलनेस इससे शो होगा। अब ये बड़ा हड्डियों का ढांचा हो गया है, रिकेट्स बन गया है, इसको प्रिवेंट करने के लिए नंबर 1 हेल्थ एजुकेशन, स्पेसिफिक प्रमोशन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, अर्ली डिसेबिलिटेशन। कोल्ड डेथ से एंथ्राकोसिस होती है, इसके 2 फेजेस होते हैं, नंबर 1 सिंपल न्यूमोकोनियोसिस और नंबर 2 प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और इसको ट्रीटमेंट के अंदर सॉरी प्रिवेंशन के अंदर मेडिकल, लेजिस्लेटिव, इंजीनियरिंग मेजर्स आ जाते हैं। ओके, अब ये जो डायग्राम है ये सेप्टिक टैंक की है जिसको सैनिटरी लैट्रिन कहते हैं, तो इसमें पहला इनलेट होगा, दूसरा आउटलेट होगा, तीसरा मैन होल होगा कवर करने वाला, चौथा ऊपर स्कम और नीचे स्लज होगा। और जो स्ट्रेंथ होती है सैवेज की, उसको किस में मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, नंबर 1 बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, नंबर 2 केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और नंबर 3 सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाती है। फिर आगे एज स्पेसिफिक है, तो एज स्पेसिफिक के अंदर आपने यंग्स का उनका मालूम कर लेना है कि यंग्स का टोटल से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद ओआरएस से रिलेटेड एक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि आपने ओआरएस का एक पैकेट लेना है। तो पहले ये बताना है कि ओआरएस का मेन मकसद है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना, मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देना। एक पैकेट लेना है, उसमें से 1 किलो पानी डाल देना है, फिर आपने क्या करना है कि आपने चमचे डालने हैं तकरीबन, फिर ये वैसे इतना फ़िज़ूल सा सवाल है लेकिन पढ़ लेना। इसके बाद आयोडीन है, तो आयोडीन की डेली रिक्वायरमेंट ये इंपॉर्टेंट है, 150 माइक्रोग्राम पर डे होती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से एंडेमिक गोइटर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज़्म हो सकता है, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी की रिटार्डेशन हो सकती है, अबॉर्शन, क्रिटिनिज़म वगैरह हो सकती है। अब ये 2 कर्व दी हुई है, ये एंटीबॉडी से रिलेटेड है। ओके, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर लेटेंट पीरियड कम होता है, एंटीबॉडी की जल्दी से प्रोडक्शन होती है और एंटीबॉडी की क्वांटिटी भी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, अब ये डायग्राम दी हुई है, तो ये डायग्राम में आपको 2 वेल नज़र आ रहे हैं, शैलो और डीप वेल होते हैं। अब वाटर को डिसइंफेक्ट करना है स्मॉल स्केल में। ओके, तो बॉइलिंग, ब्लीचिंग और सी से क्लोरीनेशन, ये रट्टा मार सकते हो। ओके, और डिफाइन कोन ऑफ फिल्ट्रेशन। कोन ऑफ फिल्ट्रेशन एक इमेजिनरी इन्वर्टेड कोन होती है जिसका डायमीटर 4 गुना होता है, और एरिया होता है उसमें सोर्स ऑफ कंटामिनेशन होती है। एरिया इन दिस डायमीटर अराउंड अ वेल कंटेन अ सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है सैनिटेशन बैरियर। ओके, फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ में टाइफाइड, कॉलेरा, डिजेंट्री, पोलियो, डीपीटीसी से रट्टा मार सकते हैं। फिर इनकी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है कि हैंड्स की वॉशिंग करनी है, प्रॉपर डिस्पोजल करना है, सैनिटरी लैट्रिन की प्रोविजन है, सप्लाई ऑफ होलसम वाटर एंड प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज है। फिर आगे बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट मालूम करनी है, तो बीएमआर को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 24 आवर्स से किया हुआ है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, एज, सेक्स, वर्किंग कंडीशन, बॉडी कंपोजिशन, स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, सरफेस एरिया वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद अटैक रेट है, अटैक रेट के अंदर नंबर ऑफ न्यू केसेस ओवर टोटल पॉपुलेशन पे आ जाता है। ओके, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं एपिडेमिक की डेवलपमेंट के लिए, तो नंबर 1 क्या है, प्रोटेक्टिव मेजर सप्लाई नहीं किए हुए, नंबर 2 मैन पावर की अवेलेबिलिटी है, नंबर 3 पुअर हाइजीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। केस फर्टिलिटी रेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ डेथ और टोटल नंबर ऑफ केस आ जाती है। एड्स के अंदर और रेबीज़ के अंदर 100% होती है।
इसके बाद न्यूमेरिकल है, वाइटल इंडेक्स में बर्थ और डेथ रेट आ जाता है। अगर वाइटल इंडेक्स 100 का मतलब है तो इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ भी नहीं रही, कम भी नहीं हो रही। अगर 100 से ज़्यादा है इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, 100 से कम है तो पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके बाद कौन सा फ्लोरीन का लेवल होना चाहिए पानी के अंदर, तो इसको एमसीक्यू में आता है 1.5। ओके, अगर मॉडलिंग के लिए, जबकि एंडेमिक फ्लोरोसिस कब आएगा 3 से लेकर 5 मिलीग्राम के लिए डबल कर देना। इंटरवेंशन के अंदर नंबर 1 है कि चेंज करना वाटर सोर्स को, नंबर 2 केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, नंबर 3 फ्लोराइड सप्लीमेंटेशन को प्रिस्क्राइब नहीं करना और फ्लोराइड टूथपेस्ट आपने यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट एक सैम्पलिंग दी हुई है कि सैम्पलिंग है कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में मालूम करना है तो आपने क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करनी है, क्योंकि फाइंडिंग को जनरलाइज कर सकते हैं, बायस कम होता है और सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग, इनकन्वीनियंट और एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट है कि इसकी वजह से हुक वार्म इन्फेक्शन होगा, वो वाला हाइपोक्रोमिक एनीमिया वगैरह होता है। इसकी प्रिवेंशन के लिए आपने बूट्स को इस्तेमाल करना है, बेयर फुटेड नहीं जाना, हैंड और नेल की गुड हाइजीन है, सीवेज ट्रीटमेंट है फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट और फार्मिंग वगैरह। इसके बाद नेक्स्ट है कि डाइटरी एडवाइस टू द लेबरर। तो मेडिकल ऑफिसर ये कहेगा कि आपने पल्स के साथ सीरियल्स भी लेनी है, ओके, यानी राइस विद दाल और दाल विद चपाती, ताकि गुड क्वालिटी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करे। ओके, जबकि बच्चों के लिए क्या कहेगा कि बच्चों के लिए कहेगा कि सीरियल्स विद पल्सेस लेनी है ताकि एसेंशियल अमाइनो एसिड वो आपस में दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट गाइनिफिक्स है, पॉलीप्रोपाइलिन और कॉपर से बनी हुई होती है। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि रिलीजेस करती है कॉपर आयन को, जो कि बायोकेमिकल कंपोजिशन को अल्टर करता है, स्पर्मिसिडल एक्शन है और प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ स्पर्म्स आ जाएगा। और इसका जो सरफेस एरिया होता है 200 से लेकर 220 स्क्वायर मीटर है। फिर आगे प्रीवेनस का फार्मूला इंसिडेंस मल्टीप्लाई ड्यूरेशन है। येलो फीवर वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड होती है, 0.5 ml सबकुटेनियस सिंगल डोज वगैरह देते हैं। और यहाँ पे भी असल में यहाँ पे येलो फीवर वगैरह वैक्सीन दी जाती है। ओके, और मेनिंजोकोकल वैक्सीन भी दी जाती है तमाम हाजी लोगों को, मोनोवैलेंट या पॉलीवैलेंट मेनिंजोकोकल वैक्सीन। अच्छा, येलो फीवर वाली अफ्रीका के अंदर होती है। और रिफेम्पिन भी देनी है आपने 600 मिलीग्राम प्रोफाइलेक्टिकली फॉर 2 डेज। अब लास्ट सेट है आई थिंक रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है, रेसिडुअल क्रोनिन की 0.5 मिलीग्राम होती है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सोर्स टू द कंज्यूमर एंड और किसी भी कंटेमिनेशन को इनकाउंटर कर लेती है। ओके, अब इसके बाद टेटनस का जो स्टोरेज टेम्परेचर है 2 से लेकर 8 तक होता है। इसका स्केजुअल न्यूबॉर्न बेबी के लिए और प्रेग्नेंट मदर के लिए, तो वो 6, 10, 14 वगैरह को आपने याद तक लेना है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी डोज हुई है 0.5 ml सबकुटेनियस वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो पहली है वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पे है, दूसरी 4 वीक्स, तीसरी 6 मंथ, 1 ईयर और 1 ईयर तरह गैप दे देना। फिर इसके बाद जो होनी है वैक्सीन्स, ये आपने किसके लिए अप्लाई नहीं करते, 1 साल वाले के लिए अप्लाई नहीं करते, मेनिंजाइटिस वाली वैक्सीन होती है। नेक्स्ट विटामिन्स की है कि प्लेग्रा हो सकता है जिसमें डर्मेटाइटिस वगैरह हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है, डिमेंशिया वगैरह हो सकता है। तो प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो आपने मेज़ के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर देना है और गुड डाइट लेनी है जिसमें मिल्क और मीट भी हो। बाकी प्रीवेनेंस वाला फार्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन इतने नहीं आते। डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करना, नंबर 1 डाइट की मॉडिफिकेशन, नंबर 2 ससेप्टिबिलिटी को रिड्यूस कर देना है, नंबर 3 कैलोरिक जेनिक बैक्टीरिया को रिड्यूस कर देना है। फिर रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है कि इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड है। नेक्स्ट है कि डाइटरी फाइबर की वजह से क्या क्या हो सकता है। डाइटरी फाइबर से कॉन्स्टिपेशन कम होती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ओबेसिटी कम होती है, कोलोन के कैंसर रिलेटिवली कम होता है। अब टिन की बल्जिंग है तो इसका मतलब प्यूट्रिफैक्शन है, गैस भर गई है, ख़राब हो गया है। तो क्या प्रिवेंशन करनी चाहिए जब भी आप टिन फूड ले रहे हो, तो वो न्यू होना चाहिए, लीकेज या डस्टिंग नहीं होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट देखनी है आपने। इसके बाद पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, इसे छोड़ देते हैं। GFR ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं, 2/2 टेबल नहीं आता, BMI ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अब तक हमने पीडीएफ को रिवाइज कर लिया है। अब हम थ्योरी की तरफ आ जाते हैं, एक्सेल से और पार्क से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी पोर्शन को, जो आपको OSP में काफ़ी हेल्प करेगा। तो लास्ट वाला स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एजुकेशन 917 की तरफ आ जाते हैं। अब इसके अंदर आपने क्या क्या तैयार करना है, इसके अंदर आपने ये तैयार करना है कि कम्युनिकेशन होती क्या है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लेवल्स क्या है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर वाला। और ये जो ग्राफ होता है जिसमें सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और वापस फीडबैक जाता है और इससे अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन क्रिएट होती है, तो उसको बोलते हैं शैनॉन वीवर कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर आपने क्या क्या तैयार करना है। नंबर 1 के कम्युनिकेशन के चैनल्स क्या होते हैं। ओके,
तो इंटरपर्सनल, मैस मीडिया और ट्रेडिशनल वाला। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ आ जाते हैं। वन वे, टू वे, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, विजुअल कम्युनिकेशन होती है, टेली कम्युनिकेशन और इंटरनेट होता है। नेक्स्ट आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर है, लाइक उसको सुनने में मुश्किल आ रही है, एक्सप्रेशन में डिफिकल्टी है। साइकोलॉजिकल बैरियर है, जिसमें इमोशनल डिस्टर्बेंस, न्यूरोसिस, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्टी है। इन्वायरमेंटल बैरियर के अंदर नॉइज, इनविजिबिलिटी, कंजेशन आ जाता है। जबकि कल्चर के अंदर इलिटरेसी, लेवल ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कस्टम वाला आ जाता है। इसके अलावा अब है फंक्शंस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, तो इसका मिमोनिक होता है माइस हॉर्प। माइस, एम फॉर मोटिवेशन, आई फॉर इंफॉर्मेशन, सी फॉर काउंसलिंग, ई फॉर एजुकेशन, हॉर्प। ओके, तो एच फॉर हेल्थ डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, आर फॉर रेजिंग मॉरल्स, पी फॉर परसुएशन। ठीक हो गया, तो आपने इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन है। हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस जिससे आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि वो एक हेल्थी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके। तो ये द प्रोसेस दैट इन्फॉर्म मोटिवेट हेल्प्स पीपल, ताकि आप लोग हेल्थी प्रैक्टिस को मेंटेन कर सके, इन्वायरमेंटल चेंजेस को एडवोकेट कर सके, ताकि अपने गोल को, अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग को कंडक्ट कर सके। नेक्स्ट आ जाता है अप्रोचेस टू द हेल्थ एजुकेशन। तो पहला रेगुलेटरी अप्रोच, जिसको मैनेज प्रिवेंशन कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के नतीजे में होती है। नंबर 2 सर्विस अप्रोच है, इसको एसआर से रट्टा मार लो। नंबर 3 हेल्थ एजुकेशन और नंबर 4 प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच होता है। फिर हेल्थ एजुकेशन और प्रोपेगेंडा में डिफरेंस आ सकता है। तो जो हेल्थ एजुकेशन होती है, इसमें जो नॉलेज होती है और जो स्किल्स होती है, उनको एक्टिवली रिक्वायर्ड होता है, खुद जाके पार्टिसिपेट करके खुद मेहनत करनी पड़ती है। प्रोपेगेंडा या पब्लिसिटी के अंदर नॉलेज इंस्टिल की जाती है लोगों के माइंड के अंदर। जो हेल्थ एजुकेशन में लोगों को हम कहते हैं कि आपने दूसरों के लिए सोचना है, लेकिन प्रोपेगेंडा के अंदर आपने क्या करना है, डिस्करेज करनी है थिंकिंग की बाय रेडीमेड स्लैगोन्स। ओके, इसमें डिसिप्लिन, प्रिमिटिव डिजायर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर यानी ये क्या करता है, प्रिमिटिव डिजायर्स को डिसिप्लिन करता है, लेकिन ये स्टिमुलेट करता है प्रिमिटिव डिजायर को। हेल्थ एजुकेशन की वजह से रिफ्लेक्टिव बिहेवियर बनता है, जबकि इससे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर बनता है। हेल्थ एजुकेशन रीजंस की तरफ जाती है, प्रोपेगेंडा इमोशंस की तरफ जाता है। ये इंडिविजुअली पर्सनैलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करती है, जबकि ये एटीट्यूड को, बिहेवियर को डेवलप करती है। ये सेल्फ रिलायंट एक्टिविटी से नॉलेज एक्वायर करती है। ये स्पून फीड होता है, यानी खुद चम्मच में डाल के बताया जाता है। इसमें बिहेवियर सेंटर्ड होता है, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर्ड होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ओके, तो प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आप याद कर सकते हो, CRIMP। ओके, तो बल्कि इसका मिमोनिक और भी मैंने बनाया हुआ है। सिम्प, FLR, KGF, C फॉर क्रेडिबिलिटी, I फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। C फॉर क्रेडिबिलिटी, I फॉर इंफॉर्मेशन या इंटरेस्ट हो सकता है। एम फॉर एम फॉर मोटिवेशन, पी फॉर पार्टिसिपेशन, साइकिल एक IMP से रट्टा मार सकते हो। फिर इसके बाद फिलर है, FLR। एफ से क्या होगा, एफ से फीडबैक होगा, एल से लीडर होगा, आर से क्या होगा, रिइंफोर्समेंट होगा। इसके बाद KGF, नोन टू अननोन, जी फॉर गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, और एक और एफ से क्या बनता है। ओके, तो एक तो फीडबैक हो जाएगा, और एक और ऐप से फॉल्क प्ले वाला इस टाइप का कुछ बनता है। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो फीडबैक वगैरह। आगे हम चलते हैं प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, किसमें हेल्थ कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेथड्स तो इसमें इंडिविजुअल अप्रोच होता है, ग्रुप अप्रोच होता है, मैस अप्रोच होता है। इंडिविजुअल में पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं, या पे होम विजिट है, या पर्सनल लेटर्स होते हैं। ग्रुप अप्रोच में लेक्चर्स, डिमॉन्स्ट्रेशन और डिस्कशन मेथड होते हैं। डिस्कशन मेथड में भी ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, रोल प्ले। मैस अप्रोच में टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मटेरियल, ये सब चीज़ें वगैरह होती है। ओके, तो अब मेनली इस चैप्टर में से इतना ही तैयार करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं पीछे की तरफ। तो हेल्थ वाले से पीछे कौन कौन सा होगा, हेल्थ इन्फॉर्मेशन स्टैट, इसमें से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ की तरफ आ जाती है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वाला मैं आपको ये एक्सेल से बताऊंगा, जो भी पार्क से तैयार करते हैं अभी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ आ जाती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या सवाल आ सकता है, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो नंबर 1 के डिजास्टर की टाइप्स क्या होते हैं। तो डिजास्टर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड या आर्टिफिशियल होते हैं। तो जो नेचुरल है उसको मज़ीद 5 में डिवाइड करते हैं। GHMCB, जी फॉर जियो फिजिकल, H फॉर हाइड्रोलॉजिकल, M फॉर मीटरोलॉजिकल, C फॉर क्लाइमेटोलॉजिकल एंड B फॉर बायोलॉजिकल। तो जियो फिजिकल के अंदर अर्थक्वेक आ सकती है, जलजिला आ सकता है, वोल्केनोस आ सकते हैं, और सुनामी आ सकता है। हाइड्रोलॉजिकल के अंदर पानी से रिलेटेड है, फ्लड आ सकता है, लैंडस्लाइड आ जाती है, वेव एक्शन आ जाता है। मेट्रोलॉजिकल के अंदर साइक्लोन्स होते हैं, स्टॉर्म, टोर्नेडो आ जाता है, कोल्ड वेव आ जाती है,
लाइटनिंग आ जाती है, सैंड स्टॉर्म, स्नो, आइस, विंटर स्टॉर्म ये आ जाता है। क्लाइमेटोलॉजिकल में ड्राफ्ट आ सकती है, एक्सट्रीम हॉट कोल्ड इन्वायरमेंट आ सकती है। मेन आपने ये तैयार करना है। बायोलॉजिकल के अंदर एपिडेमिक और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन आ जाता है। ओके, अब डिज़ास्टर की मैनेजमेंट के अंदर ये आपने टेबल अच्छे से तैयार करना है ये वाला। तो इसमें क्या है, इसका मेमोनिक है RRR MP। आर फॉर रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, एम फॉर मिटिगेशन, पी फॉर प्रीपेरेडनेस होता है। और जो ये वाले दो स्टेप होते हैं ये रिस्क रिडक्शन फेज होते हैं, ये डिज़ास्टर से पहले होते हैं। और ये वाले रिकवरी फेज है, यानी आफ्टर अ डिज़ास्टर। ओके, ठीक हो गया। अब इसके बाद ट्राइएज आता है। ट्राइएज में जो रेड वाला होता है वो इंडिकेट करता है हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट, ओके, या ट्रांसफर। येलो वाला मीडियम प्रायोरिटी है, RYG से रट्टा मारना। ग्रीन वाला एम्बुलेटरी पेशेंट होता है। ब्लैक वाले जो मर गए होते हैं उन लोगों के लिए होता है। ओके, और इस चैप्टर में से इतना ही तैयार करना है। मैन में डिजास्टर के अंदर क्या क्या हो सकती है, लाइक वार आ सकती है, सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसके अलावा एटम बॉम्ब वगैरह हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है। तो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट दो टाइप का होता है, रिस्क वेस्ट और नॉन रिस्क वेस्ट। ये भी आपको मैंने करवाना है एक्सेल से। ठीक हो गया, पहले हम यहाँ से कर लेते हैं पार्क से जो चीज़ें तैयार करनी है। तो जो बकेट्स होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने 4 बकेट्स को रट्टा मार लेना है। सबसे पहले आती है येलो वाली। येलो के अंदर ह्यूमन एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आते हैं, जैसी मेडिसिन जिसको एक्सपायर्ड कर दिया गया है, डिस्कार्डेड है, या केमिकल वेस्ट है, केमिकल लिक्विड वेस्ट है, या माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल या लेबोरेटरी वेस्ट, या ड्रग्स रिलेटेड या एनाटॉमिकल वेस्ट येलो में जाती है। रेड के अंदर आर से रेड और आर से रिसाइकलेबल जो कि कंटेमिनेटेड वेस्ट होते हैं। तो इसमें ऐसा वेस्ट जो कि डिस्पोजेबल आइटम से होता है, लाइक बॉटल्स हो गया, ट्यूबिंग हो गया, इंट्रावेनस ट्यूब हो गया, सेट्स हो गया, कैथीटर हो गया, यूरिन बैग्स वगैरह, सिरिंजेस विदाउट नीडल्स। जो ब्लू वाला होता है, ब्लू में GB और MB यूज़ करते हैं। तो M से मेटालिक बॉडी और G से ग्लासवेयर आ जाते हैं। अब ग्लासवेयर में क्या क्या आ सकती है, लाइक आपके मेडिसिन वाइल्स आ सकते हैं, आपके एम्प्यूल्स आ सकते हैं। और वाइट या ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या आ सकते हैं, इसके अंदर आपके शार्प्स आते हैं। शार्प्स में आपके नीडल्स, सिरिंजेस, स्कालपल, ओके, बर्नर, ब्लेड्स, इस टाइप की चीज़ आना शुरू हो जाती है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की तरफ। तो ये जूनोसिस है, जूनोसिस को भी छोड़ देते हैं। ओके, इंसेक्टिसाइड को, अच्छा इंसेक्टिसाइड को पढ़ लो कि क्लासिफिकेशन क्या बता आपसे पूछ ले कि इंसेक्टिसाइड को 3 में डिवाइड करते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइजन, स्टोमक पॉइजन और फ्यूमिगेंट्स होते हैं। ओके, इसको रट्टा किस तरह से मारना है, इसको FSC से रट्टा मारना है कि आप सबने FSC किया है। फ्यूमिगेंट्स, स्टोमक पॉइजन और कॉन्टैक्ट पॉइजन होते हैं। फिर कॉन्टैक्ट पॉइजन को मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक होता है। फिर सिंथेटिक को मजीद 3 में डिवाइड करते हैं, या आपने फार्मा में पढ़ा था, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स वगैरह। स्टोमक पॉइजन में 2 है, पैरिस ग्रीन और सोडियम फ्लोराइड। फ्यूमिगेंट्स के अंदर हाइड्रोजन सियानेट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद सॉफ्ट टिक और हार्ड टिक एंड कंज्यूमेंट डिफरेंस लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिजीज़ आपको आनी चाहिए। हार्ड टिक से कौन कौन से डिजीज़ होती है, टिक टाइफस हो गया। अच्छा, इन सब की डिजीज़ वगैरह देख लेते हैं। ओके, ठीक है, इन सब की डिजीज़ पूछे जाने हैं। हार्ड टिक और सॉफ्ट टिक का डिजीज़ आपको भूल जाता है। तो एक बात रट्टा मारने कि जो टिक टाइफस है ये आपने रट्टा मारना है। इसके अलावा वायरल इंसेफेलाइटिस, वायरल इंसेफेलाइटिस उसमें था, मॉस्किटो में भी था, डेंगू वाले में। वायरल फीवर वो भी इसमें था। ओके, वायरल फीवर, इसके बाद वायरल हेमरेजिक फीवर, वहाँ पे भी वायरल हेमरेजिक फीवर था। और इसके अलावा और क्या होता है, टुलारीमिया, ये भी इसकी वजह से होगा। टिक पैरालिसिस, टिक टाइफस और ह्यूमन बेबीसियोसिस वगैरह। सॉफ्ट टिक की वजह से SQR रट्टा मारना, क्यू फीवर और रिलैप्सिंग फीवर। ओके, ठीक हो गया। इच माइट की वजह से स्केबीज होती है। साइक्लोप्स की वजह से जूनियर वार्म डिजीज हो सकता है। लाउस की वजह से क्या होता है, लाउस की वजह से भी टाइफस होगा, लेकिन एपिडेमिक टाइफस होगा। फ्ली की वजह से बुबोनिक प्लैग होता है और एंडेमिक टाइफस होता है। और शिगिरोसिस भी हो सकती है। रिलैप्सिंग फीवर वगैरह, ट्रेंच फीवर, पेडिकुलोसिस वगैरह लाउस से होती है। ओके, जबकि डेंगू फीवर से क्या होता है, डेंगू फीवर से मलेरिया होता है। ओके, नहीं, मलेरिया तो एनोफिलिस की वजह से होता है। डेंगू फीवर कह रहा हूँ, सॉरी, एडीज एजिप्टाई वाला मॉस्किटोस की वजह से। वायरल इंसेफ्लाइटिस है, देखो वायरल इंसेफ्लाइटिस दोनों में कॉमन है, लाइक जापानीज इंसेफ्लाइटिस। वायरल फीवर लाइक डेंगू फीवर, वेस्ट नील फीवर। वायरल हेमरेजिक फीवर हो सकती है, लाइक येलो फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर वगैरह। ओके, तो ये इसमें से आपने तैयार करना है। अब इनके दरमियान डिफरेंस तैयार कर लेते हैं, इंसेक्टा, अरेक्निडा और क्रस्टेशिया में। ओके, तो इंसेक्टा में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। अरेक्निडा में सेफेरोथोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है, कोई डिवीजन वगैरह नहीं होती। तो ये आप डिफरेंस देख लेना।
इसके बाद हम मॉस्क्यूटो वाले में आ जाते हैं, क्योंकि इन दिनों मॉस्क्यूटो वाला बड़ा कॉमन बीमारी है। तो जो मॉस्क्यूटो कंट्रोल मेजर्स है उसको 3 में डिवाइड करने हैं, एंटी लार्वल, एंटी एडल्ट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉस्क्यूटो बाइट। एंटी लार्वल और के अंदर ईसीबी रट्टा मारना है, एनवायरमेंटल, केमिकल और बायोलॉजिकल। एंटी एडल्ट के अंदर आपने रट्टा मारना है जीएसआर, जी4 जेनेटिक कंट्रोल, रेसिडुअल स्प्रे और स्पेस स्प्रे, यानी 2 स्प्रे आ गया और गैस जेनेटिक कंट्रोल आ गया। प्रोटेक्शन में नेट आ जाती है, स्क्रीनिंग आ जाती है, रिपेलेंट आ जाती है। अब इन्वायरमेंटल कंट्रोल में क्या किया, इन्वायरमेंटल कंट्रोल के अंदर आपने ब्रीडिंग प्लेसेस को कम कर देना है, दिस इज कॉल्ड सोर्स रिडक्शन। और इसके अंदर इंजीनियरिंग मेथड आ जाती है, लाइक फिलिंग करना, लेवलिंग करना, ड्रेनेज करना, वाटर मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। ओके, तो ये आ जाता है सोर्स रिडक्शन आ जाता है। ओके, इसके बाद केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल में आप मिनरल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पैरिस ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड का आपने रट्टा मार देना है। और लास्ट में बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर स्मॉल फिश यूज़ कर सकते हैं जो कि खाना शुरू कर देगी, उनको जम्बूजा एफिनेस कहते हैं, जम्बूजा वगैरह। इसके बाद एंटी अडल्ट है। एंटी अडल्ट में रेजिडुअल स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, स्पेस स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, जेनेटिक कंट्रोल कर सकते हैं कि लाइक इनके सेक्स डिस्टॉर्शन करके केमिकल ट्रांसलोकेशन वगैरह कर सकते हैं। मॉस्क्यूटो नेट यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीनिंग और रिपेलेंट वगैरह, आपने बस इसको तैयार कर लेना है। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ चलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमने ये वाला चैप्टर कर लिया है अच्छे तरीके से। ओके ओके, पार्क से सिर्फ इतना ही तैयार करना था। अब हम आ जाते हैं एक्सेल की तरफ, एक्सेल से तैयार करना शुरू कर देते हैं। पहले चैप्टर के अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। तो एपिडेमियोलॉजी ट्रायड होता क्या है, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड को इकोलॉजिकल ट्रायड भी कहते हैं। ओके, तो इसमें यह होता है कि जो डिजीज़ होता है वो 3 फैक्टर्स की वजह से होता है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट की वजह से। इसमें आपसे कोरोना का पूछ सकते हैं, पोलियो वगैरह का पूछ सकते हैं और भी चीज़ें, तो आपने इसको देख लेना। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहला आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज। इसमें जो ऊपर वाला होता है वो क्लिनिकल केसेस होते हैं, नीचे वाले आपके अनअपेरेंट, प्री सिम्प्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक है, अनडायग्नोस, लेटेंट कैरियर वगैरह होते हैं। और इसके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन वगैरह, इनमें आप देख लेते हैं डिजीजेस। नेक्स्ट हम चलते हैं इस चैप्टर में और क्या होगा जो आपसे पूछा जा सकता है। अब तो ये फार्मूले हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह को मैं भी कवर नहीं कर रहा क्योंकि ये आपने प्रैक्टिस करनी होती है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसके अंदर भी इतना खास नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो हम इसको छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ ऐसे डिजीज़ है लाइक डेंगू वगैरह, तो आप उनकी तैयार कर सकते हो, लेकिन हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं ईपीआई स्केड्यूल की तरफ। अब ईपीआई स्केड्यूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अच्छा, वैक्सीन मॉनिटर से पहले एक और कोल्ड चेन आता है। कोल्ड चेन एक सिस्टम होता है वैक्सीन के स्टोरेज का, फिर ट्रांसपोर्ट का, लो टेम्परेचर से लेकर एक्चुअल वैक्सीन साइट तक। तो इसमें पूरा स्केच तैयार करना है, मैन्युफैक्चर से लेकर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से लेकर सेंट्रल स्टोर होते हैं, फिर रीजनल स्टोर आना शुरू हो जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाती है, फिर हेल्थ केयर सेंटर में आती है, डिस्पेंसरी में और चाइल्ड में जाती है। कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जिसको आपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना होता है, जिनको करते हैं उसका मेमोनिक होता है पीएम। ओके, इसको बल्कि मैंने याद किया पीबीएम। ओके, या एमबीपी से रट्टा मार सकते हैं। तो इसमें पोलियो, मीजल्स और बीसीजी आ जाती है। असल में इसको याद रट्टा भी ना मारो, ठीक है। तो असल में जो पोलियो और बीसीजी है ये एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और मीजल्स वाली 9 महीनों पे दी जाती है, तो इन दोनों को देख लेना। और कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जो कि सेंसिटिव होती है। ओके, ठीक हो गया, लेकिन इनको फ्रीज नहीं करते। लाइक उसके अंदर कौन कौन सी आती है, इसमें टाइफाइड आ जाती है, डीपीटी आ जाती है, ओके, डायलुएंट वगैरह आ जाते हैं। यानी जो पोलियो, मीजल्स और बीसीजी है उनको ड्राइड वैक्सीन कहते हैं, लेकिन डीपीटी वालों को हम फ्रीज वगैरह करवा देते हैं। ठीक हो गया। ओके, सॉरी, फ्रीज नहीं करवाने देते। इसके बाद हम पूरा ईपीआई स्केड्यूल वगैरह देख लेते हैं। ईपीआई स्केड्यूल क्या होता है, तो ईपीआई स्केड्यूल, अच्छा, ये टेटनस की इंपॉर्टेंट है। टेटनस वाला नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होगा, चाइल्ड बेरिंग के अंदर। तो पहली डोज तो किसी भी टाइम पे लग सकती है, दूसरी फर्स्ट के 1 महीने बाद, तीसरी 6 महीने बाद, चौथी 1 साल और पाँचवीं भी 1 साल वगैरह आ जाती है। ओके, और जो प्री एक्सपोजर और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, तो जो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, इसमें क्या होता है, इसको आपने एचआरटी से रट्टा मार लो, हार्मोन सेंसिटिव वाला। ओके, दोनों के अंदर सेम है, बस वहाँ पर रूबेला है प्री में, और पोस्ट में आपका रेबीज आ जाता है, कुत्ता काट जाता है, उसके अंदर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं ईपीआई स्केड्यूल की तरफ। तो ईपीआई स्केड्यूल में कुछ वैक्सीनेशन ऐसी होती है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, फॉर एग्जांपल ओपीवी, पीसीजी और हेपेटाइटिस बी।
तो जो OPVS के 2 ड्रॉप होते हैं ओरली दी जाती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। जबकि BCG के बारे में बात करते हैं 0.1 ml अबव द 1 मंथ, अगर से कम है तो हाफ कर देनी है। इंट्राडर्मल दी जाती है रेड डेल्टॉइड में लाइव। हेपेटाइटिस बी वाली 0.5 होती है, इंट्रामस्कुलर होती है। हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट होती है। वंस अगेन OPV प्रो को रट्टा मार लेना, प्रो चलते रहेगी, ठीक हो गया। बस इनकी आपने साइड्स वगैरह को तैयार कर लेना है। रोटा की 1.5 होती है, लेकिन रोटा 14 पे आके IPV से एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, और मीजल्स IPV या चलती रहती है इसके अंदर 9 मंथ में या 15 मंथ में, ठीक हो गया। जबकि बूस्टर डोज 20 से लेकर 23 मंथ में, तो वो DPT की और पोलियो वगैरह की होती है। नेक्स्ट स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग वाला है, तो उसके अंदर आप क्लासिफिकेशन को देख लो कि स्क्रीनिंग सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक होती है, क्लस्टर होती है, और इसके अलावा क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें इक्वल चांस नहीं होता, तो इसमें एक्सीडेंटल सैम्पलिंग आ सकती है, कोटा सैम्पलिंग आ सकती है, कोटा वगैरह लेते हैं। ओके, इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जो कि एडिक्ट वगैरह के लिए अल्कोहलिक्स या प्रोस्टिट्यूट से ली जाती है। कोटा वाली जैसे कोई अगर आपने क्या करना है, स्ट्रेटा बना ले होते हैं पॉपुलेशन के, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। बायोस्टैट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मीन मीडियन मोड का सवाल आता है। डेमोग्राफी के अंदर इनके फार्मूले देख लो। क्रूड बर्थ रेट का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ओवर मीडियन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1 के। क्रूड डेथ रेट के अंदर, ओके, जब डेथ आ जाए या बर्थ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर के अंदर मीडियन पॉपुलेशन आती है, जबकि नंबर ऑफ लाइव बर्थ किस में आती है, ओके। तो वो आपके जब आप मोर्टेलिटी वगैरह के अंदर वगैरह चीज़ें पढ़ोगे, ओके। तो क्रूड डेथ रेट में क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ ऑफ और मीडियन पॉपुलेशन है। ग्रोथ रेट क्या होता है, क्रूड ये फार्मूला देख लो, टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ ओवर मीडियन पॉपुलेशन होता है सेम प्लेस, ओके। अब पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का फार्मूला क्या होता है, ग्रोथ रेट ओवर 0, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला देख लेना है। तो ये पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है, सैनिटी ओवर ग्रोथ रेट, ये फार्मूला देख लेना आप। इसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ फर्टिलिटी को छोड़ देते हैं। क्रूड बर्थ रेट वंस अगेन आगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ और मीडियन पॉपुलेशन। जनरल फर्टिलिटी रेट में नंबर ऑफ लाइव बर्थ ओवर रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन आ जाती है। एज स्पेसिफिक में एज आपने स्पेसिफिकेशन कर लेनी है। इसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड है, जिसकी मजीद 3 टाइप होती है, ट्रायंगुलर, बीहीव और रेक्टेंगुलर। ट्रायंगुलर की निशानी ये है कि इसकी ब्रॉड बेस होती है, ओके, ठीक हो गया। जबकि ये वाला जो होता है बीहीव वाला होता है, बीहीव वाला क्या होता है, ये ब्रॉड सेंटर होता है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है, ओके। लाइक लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। और जो रेक्टेंगुलर होता है ये स्टेशनरी होता है, फॉर एग्जाम्पल UK के अंदर। फिर डेमोग्राफिक साइकिल है, इसमें आपको फेजेस देखने को मिलते हैं। एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के क्या या साइकिल के क्या फेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। 1 और 4 वाला हाई और लो स्टेशनरी होता है, 2 और 3 वाला अर्ली और लेट होता है, और 5 वाला डिक्लाइनिंग फेज होता है, ओके। प्राइमरी हेल्थ केयर वाला आ सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज एन एसेंशियल हेल्थ केयर मेड universally accessible to individual and families by means acceptable to them through their full participation and at a cost। की डेफिनेशन आपने हु बहू तैयार करनी है, ओके। अब व्हाट आर द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का मेमोनी की एलिमेंट्स होता है, E फॉर एजुकेशन वगैरह आ जाता है, ओके। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह ये सब चीज़ आपने तैयार कर लेना, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स, उसकी 4 प्रिंसिपल होते हैं। इसका मेमोनिक है CITE साइट। तो C से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, T फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, और E फॉर इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, ये सब चीज़ें आ सकती है, ओके। फिर हेल्थ प्लानिंग साइकिल वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, BHU RSC पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव सर्विस होती है, लाइक मलेरिया कंट्रोल, सैनिटेशन कंट्रोल, वाटर सप्लाई वगैरह। अब आ जाती है इन्वायरमेंट वाला। तो इसके अंदर जो चीज़ आ सकती है, पहला कोन ऑफ फिल्ट्रेशन है। तो कोन ऑफ फिल्ट्रेशन एक इमेजिनरी इन्वर्टेड कोन होती है अराउंड द वेल, जिसमें से वाटर को ड्रेन करती है पूरा वेल, ओके। फिर इसके बाद हैजर्ड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन है, इसको बल्कि छोड़ देते हैं। फिजिकल क्वालिटीज़ ये भी एग्जाम में नहीं आती, इतनी खास नहीं आती, तो हम उसको छोड़ देते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर आ सकती है। हार्डनेस का वाटर होता है, मतलब होता है सोप डिस्ट्रॉइंग पावर ऑफ वाटर, कि पानी कितना सोप को डिस्ट्रॉय करता है। यानी अगर पानी ज़्यादा हार्ड होगा, इसका मतलब ज़्यादा सोप चाहिए आपको लेदर बनाने के लिए। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो आपने 2 को रट्टा मारना है, मैग्नीशियम और कैल्शियम वाला। टेम्परेरी हार्डनेस हमेशा कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से PS की वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस। तो इसको रट्टा मार लेना। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस ये होता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर के CVS के डिजीज़ कम होती है, लेड की पॉइजनिंग नहीं होती, और ये ह्यूमन यूज़ के लिए फिट होता है। लेकिन इसमें ज़्यादा सोप खर्च होता है, कुकिंग के लिए यूज़ नहीं होता, पाइप्स की लाइफ को शॉर्ट कर देता है। अब वाटर को रिमूव करने के लिए बॉइलिंग कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट और बेस एक्सचेंज मेथड है, ओके।
नेक्स्ट है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इसको छोड़ देते हैं। फिल्ट्रेशन, स्लो फिल्ट्रेशन और रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ पे देख लो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीमीन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन और ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, ये आपने तैयार कर लेना है, ये एग्जाम में आ सकता है। टेस्ट फॉर फ्री क्लोरीन, तो उसके टेस्ट के नाम तैयार कर लो, ऑर्थोटालोडीन आर्सेनाइड और स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ये आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट की डायग्राम आनी चाहिए कि एलोम रिवर वगैरह ये डायग्राम होती है, फिर रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट है। फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन द स्मॉल स्केल, तो बॉइलिंग से कर सकते हैं या ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल डिसइंफेक्शन वगैरह क्लोरिनेशन से कर सकते हैं। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें एसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है अच्छा ये ब्रैडली फ्री काम क्लासिफिकेशन, तो इसमें BVDF रट्टा मान लो डेफ है। बी फॉर फीकल ओरल डिजीज है, तो इसमें डायरिया आ सकता है, डिजेंट्री आ सकता है, डी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या स्कैरिस आ जाएगा। वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर कौन कौन सी आ सकती है, BV। ओके, तो बी से बॉन्ड, डब्ल्यू से वाश, तो बॉन्ड वाटर बॉर्न डिजीज के अंदर कौन कौन से डिजीज आ सकते हैं जो वाटर के अंदर पैदा होते हैं, बॉन्ड, तो इसमें कॉलर और टाइफाइड, सिटी कैंसर रखा जा सकते हैं। वाटर वाश के अंदर जो कि पानी नहीं होता वॉश करने के लिए, हाइजीन के लिए, तो इसमें ट्रैकोमा स्केबीज आ जाता है। वाटर बेस्ड डिजीज जो कि वाटर के अंदर रिलेटिवली आते हैं, ठीक हो गया, तो इसमें फ्लीवर फ्लूक आ जाता है। वाटर रिलेटेड इंसेक्ट और वाटर डिस्पर्स डिजीज में नाइलेरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेड वाटर, इसको छोड़ देते हैं। ओके, वेंटिलेशन है, सॉइल है, हाउसिंग, कार्बन साइकिल, क्लाइमेट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसके बाद सेप्टिक टैंक या सैनिटरी लैट्रिन है, तो ये वाटर टाइट मैसोनरी टैंक होता है जिसमें हाउस होल्ड सैवेज को हम एडमिट करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, तो इसके पार्ट्स को देख लेना आप। बाकी जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है सैवेज की, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सस्पेंडेड सॉलिड्स पे हम डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये अच्छा स्केच बनाया हुआ है। वाटर बोर्न डिजीज, वाटर वाश डिजीज, BV से रट्टा मारा है। इसके अलावा और क्या था, निमोनिक है, और बोलिए DF, वाटर बॉन्ड, वाटर वाश, वाटर बेस्ड, D फॉर क्या हो सकता है, डिस्पर्स डिजीज, और F फॉर वैक्टस वगैरह, ठीक है, इस टाइप के फीकल ओरल से रट्टा मार सकते हो। वैसे बड़ा खराब निमोनिक बनाया। हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ वेस्ट के रिस्क और नॉन रिस्क होता है। जो रिस्क वेस्ट होता है उसको मजीद इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प्स, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, हैवी वाला। ओके, तो वेस्ट की कलेक्शन करते वक्त क्या क्या प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होनी चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्रन्स, लेग प्रोटेक्टर होने चाहिए। ओके, हैवी ड्यूटी ग्लव्स होने चाहिए, आई प्रोटेक्टर होना चाहिए, फेस मास्क तो होना चाहिए आपको। और ये मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, इंसिनरेशन से आप करोगे। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रोटेटरी किल्न है, केमिकल डिसइंफेक्शन आ जाती है, वेट थर्मल प्लांट, ड्राई थर्मल प्लांट, माइक्रोवेव रेडिएशन, लैंड डिस्पोजल और इनर्टाइजेशन आ जाएगा। बाकी ऑक्यूपेशनल के अंदर मेनली इनकी प्रिवेंशन आ जाती है, लेकिन इनके प्रोफेशन तैयार कर लो, लाइक पॉटरी के अंदर, माइनिंग के अंदर, क्वायरिंग के अंदर, सैंडस्टोन ग्रेनाइट की ड्रेसिंग के अंदर, पॉटरी, सिरामिक्स इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, सिलिका ब्लॉक्स, एब्रेसिव सोप्स, इनमें आता है। और इसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आती है, जबकि एंथ्राकोसिस के अंदर सिंपल कोल वर्कर निमोकोनियोसिस और प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। एस्बेस्टोसिस के अंदर सीमेंट फैक्ट्री आ जाती है, ब्रिक लाइनिंग आ जाती है, रूफ टाइल, माइनिंग, माइलिंग वगैरह ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। ओके, और इसकी 4 स्टेजेस होती है। नंबर 1 बिनाइन प्लूरल प्लैक बनते हैं, नंबर 2 इन्फ्लुएन होती है, नंबर 3 प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है, नंबर 4 मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा होता है, ग्राउंड क्लास अपीयरेंस होती है। ओके, इसके बाद थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस की वजह से क्या हो सकता है, बिसिनोस बैगोसोसिस हो सकता है। ओके, तो ये शुगर के इंडस्ट्री की वजह से हो सकता है, पेपर कार्डबोर्ड इंडस्ट्री के अंदर इसकी प्रिवेंशन आ सकती है, लाइक मेडिकल, इंजीनियरिंग और लेजिस्लेटिव है। तो मेडिकल के अंदर ENP RH, A फॉर एप्लीकेशन ऑफ ergonomics, N फॉर नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, P फॉर प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, R फॉर रेगुलर मेडिकल चेकअप, H फॉर हेल्थ एजुकेशन। तो इंजीनियरिंग मेजर्स के अंदर टाइप्स आ जाएगा, D फॉर डस्ट कंट्रोल, I फॉर आइसोलेशन, V फॉर वेंटिलेशन जो कि जनरल और लोकल होती है, S फॉर सब्सटीट्यूशन। लेजिस्लेशन के अंदर न्यू या पुराने कानून बना लेंगे जिसमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़, लीव्स देके, रिटायर या डिसेबल्ड हो गया तो उसको प्रॉपर पेंशन वगैरह देंगे। ओके, तो बस ये इतना ज़्यादा ये आएगा, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, फैमिली प्लानिंग के अंदर कॉपर्टी आ सकता है, गायनिफिक्स आ सकता है, या लिप्स लूप आ सकता है। ओके, लिप्स लूप आप ये देख लो, लिप्स लूप का एक दो सवाल आ सकते हैं लिप्स लूप के, जो कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाती है। कॉपर्टी का भी देख लो। अच्छा, इनकी आइडियल इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के एक मरतबा कोई चाइल्ड पैदा हो चुका हो, कोई पेल्विक हिस्ट्री की डिजीज ना हो, नॉर्मल मेंसेस हो और विलिंग हो, एक्सेस टू द फॉलोअप हो और मोनोगैमस रिलेशनशिप होने चाहिए। ओके, इसके अलावा
अच्छा, न्यूट्रिशन वाला इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आनी चाहिए। डाइट की डेफिनेशन, द काइंड ऑफ फूड ऑन विच पर्सन और ग्रुप लिव्स। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड है इन सच क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन दैट आर नीड फॉर एनर्जी, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट और दूसरा न्यूट्रिएंट वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती है। ओके, तो इसके अलावा क्या आ सकता है नेक्स्ट? क्वाशियोरकर और मैरस्मस का आपसे पूछ सकते हैं। तो क्वाशियोरकर उसको डायग्नोस तो कर लोगे कि एडिमा जिसमें देखने को मिलेगा वो क्वाशियोरकर होती है, वीनिंग की वजह से होती है। अब इनकी प्रिवेंशन की, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन। हेल्थ प्रमोशन के अंदर आप एजुकेशन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड सप्लीमेंट है, नंबर 2 प्रोवीन और ब्रेस्ट फीडिंग है, लो कॉस्ट वीनिंग फूड की, ठीक है। आगे डाइट को इम्प्रूव करना है, इकोनॉमिक्स को, फैमिली प्लानिंग को, स्पेसिफिक प्रोडक्शन के अंदर बैलेंस डाइट देनी है, इम्यूनाइजेशन देनी है, फूड फोर्टिफिकेशन है। ओके, तो इसको FIB से रट्टा मार सकते हो। जबकि अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के अंदर सर्विलेंस करवानी है, डिवॉर्मिंग वगैरह ये सब चीज़ें करवानी है। आगे हम आ जाते हैं रेडिएशन है। तो रेडिएशन को प्रिवेंट कैसे करना है कि एक्सपोजर को कम से कम करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे करना है, पर्सनल मॉनिटरिंग करनी है इन द फॉर्म ऑफ फिल्म बैचेस और इनके प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करने चाहिए लाइक गॉगल्स, ग्लव्स, लेड शील्ड। बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ओके, पर्सनल मॉनिटरिंग तो होगी, बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए लाइक ब्लड यूरिन एनालिसिस वगैरह। एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए। ओके, 6 मंथ से ज़्यादा के बाद मॉनिटर नहीं करना चाहिए बल्कि इससे पहले करना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेडियोलॉजी अप्रोच के तहत होनी चाहिए और प्रेग्नेंट वुमेन को काम नहीं करने देना। ओके, इसके बाद कम्युनिकेशन वाला ऑलरेडी हम कर चुके हैं अच्छे तरीके से। IMNCI बेकार है, डिजास्टर का भी हम कर चुके हैं। स्कूल हेल्थ के अंदर क्या तैयार करना है? स्कूल हेल्थ के अंदर टाइप ऑफ डेस्क वगैरह तैयार कर लेने हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ डेस्क के अंदर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वाला, माइनस को प्रेफर करना है, पॉजिटिव वाले को ज़रा से प्रेफर नहीं करना। और आई थिंक यहाँ पे आके हमारे सिस्टम खत्म हो जाता है।